हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, फिर उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। लास्ट में हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, आपने अपने सराउंडिंग में अक्सर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा होगा, जैसे डॉग, काऊ एंड कैट एक्सेट्रा। पर हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते पर हमेशा हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब भी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के मौसम में हमारे घर में रखे ब्रेड खराब हो जाते हैं, उन पर ग्रेइश वाइट कलर के कुछ पैचेस मतलब धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें वायरस भी आते हैं, क्योंकि वायरस को भी हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। पर अभी जैसा हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं। वायरस को तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वायरस दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। बस इनकी बॉडी के बिना ये बाहर जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कहा जाता। वायरसेस हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। अब आगे बात करते हैं कि ये माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं। ये माइक्रोब हर तरह के एनवायरनमेंट में, जैसे आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, मार्शी लैंड एक्सेट्रा, हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे एल्गी एंड फंजाई। दोस्तों, आपने अपने घरों में अक्सर देखा होगा कि आपकी मॉम गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाती हैं। नेक्स्ट डे फिर वो पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। इस दूध को दही में कन्वर्ट एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस मिल्क में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के टाइम ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। मिल्क में जो प्रोटीन्स होते हैं ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसे दही में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरह ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज को भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया जाता है, जिसका नाम यीस्ट है। यीस्ट को ब्रेड के डो यानी आटे में मिला दिया जाता है, जिसमें वो रिप्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इस गैस की वजह से डो में बबल प्रोड्यूस होते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम कुछ देर बाद बढ़ जाता है। इसी वजह से यीस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पर दोस्तों, यीस्ट का यूज़ यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका यूज़ अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। इसके लिए वीट, बार्ले, राइस, इन सब में यीस्ट को ग्रो किया जाता है। इसमें प्रेजेंट शुगर को यीस्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को, जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। अक्सर जब हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ मेडिसिन देते हैं और कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे हम ठीक फील करते हैं। खैर, वो बात अलग है कि हमारी पढ़ाई फिर भी नहीं होती। इन सब बातों को साइड में रखते हुए अभी हम चैप्टर पे फोकस करते हैं। ये मेडिसिन्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है। इन मेडिसिन्स में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को मारने के लिए हम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। इन मेडिसिन्स को एंटीबायोटिक कहा जाता है। आजकल एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए फंजाई और बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक्स का कुछ एग्जाम्पल हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनती हैं। एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर प्लेट में सूटेबल एनवायरनमेंट देकर ग्रो किया जाता है। एंटीबायोटिक्स की हेल्प से बहुत सारे प्लांट डिजीज़ेस को भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। दोस्तों, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर करता है, उसी टाइम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से लड़ती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं।
उसी टाइम हमारी बॉडी में उस माइक्रोब के अगेंस्ट कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब सेम माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो मेमोरी सेल्स अगेन सूटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और ये एंटीबॉडीज़ तुरंत उस माइक्रोब को मार देती हैं। पर दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी में ये हार्मफुल माइक्रोब एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट सूटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगा देती है, तब तक हम बीमार पड़ जाते हैं। बट वहीं अगर किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में कुछ डेड या वीक माइक्रोब को डाल दिया जाए तो जब उस पर्सन में सेम हार्मफुल माइक्रोब एंटर करेगा, उसकी बॉडी में तुरंत सूटेबल एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी। ये एंटीबॉडीज़ तुरंत उस हार्मफुल माइक्रोब को मार देंगी और ये एंटीबॉडीज़ लाइफ लॉन्ग उसे सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेंगी। सेम इसी तरह एक वैक्सीन भी काम करती है। बहुत सारे डिजीज़ेस जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब को भी वैक्सीनेशन की हेल्प से रोका जा सकता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी बहुत काम आते हैं। कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने से उस पे लगने वाले पेड़ पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और क्रॉप यील्ड भी बढ़ जाती है। ये माइक्रोब हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे वेजिटेबल पील्स, फीसेस, एनिमल रिमेन्स, इन सब को भी हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स कुछ टाइम बाद खुद ही डिसअपीयर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इन माइक्रोब्स को डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को भी डिग्रेड करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट, एनिमल, इवन ह्यूमंस में भी बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में ख़राब खाना खाने से, ख़राब पानी पीने से या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई सामान यूज़ करने से या उनके फिज़िकल कांटेक्ट में आने से भी हो सकते हैं। तो ऐसे डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर, वाटर, फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू फैल जाते हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। Microbial disease that can spread from infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are said to be communicable diseases. इनके एग्जाम्पल हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब के कैरियर के रूप में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई यानी मक्खी। कई बार ये मक्खियाँ कूड़े या ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठती हैं। इससे इनकी बॉडी में बहुत सारे पैथोजन चिपक जाते हैं। फिर ये मक्खी घर के खाने पर या हमारी बॉडी पर बैठ जाती है, जिससे पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ फीमेल एनाफलीस मॉस्किटो। ये मलेरिया के पैरासाइट प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। वहीं फीमेल एडीज मॉस्किटो डेंगू के वायरस को कैरी करती है। दोस्तों, ये सारे मॉस्किटो वाटर में ब्रीड करते हैं, इसीलिए हमें अपने घरों के साइड या कहीं पर भी वाटर कलेक्शन नहीं होने देना चाहिए। अब हम कुछ ह्यूमन डिजीज़ के कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड इज़ मीजल्स, थर्ड इज़ चिकन पॉक्स एंड फोर्थ इज़ पोलियो। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, वहीं मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो ये तीनों वायरस की वजह से होते हैं। इन चारों की मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ही है, जिसमें चिकन पॉक्स कॉन्टैक्ट की वजह से भी होता है और पोलियो वाटर की वजह से भी होता है। इनके प्रिवेंशन के लिए हमें पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए और उनके सभी सामान को अदर लोगों से दूर कर देना चाहिए। उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन भी सूटेबल एज पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। इसमें कॉलेरा एंड टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वहीं हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसमें कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए ये तीनों वाटर की वजह से होते हैं, जिनमें कॉलेरा फूड की वजह से भी होता है, वहीं मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है। इसमें कॉलेरा एंड टाइफॉइड से बचने के लिए हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, पानी को गर्म करके पीना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए हमें गर्म साफ़ पानी पीना चाहिए,
प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वहीं मलेरिया से बचने के लिए हमें मॉस्किटो नेट या मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करना चाहिए और अपने आसपास पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रैक्स डिसीज़ जो ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट में भी डिसीज़ कॉज करते हैं। इसकी वजह से क्रॉप यील्ड भी डिक्रीज़ होती है। अब हम कुछ प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज़ सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और एयर से फैलता है। सेकेंड इज़ रस्ट ऑफ वीट, ये फंजाई की वजह से होता है और एयर और सीड की वजह से स्प्रेड होता है। थर्ड इज़ येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, ये वायरस की वजह से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट है। कुछ सर्टेन केमिकल का यूज़ करके हम इन प्लांट डिजीज़ कॉज करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं। कई बार हमारे घरों में रखा खाना ख़राब हो जाता है, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और फूड पर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जिससे खाना ख़राब हो जाता है। ऐसा खाना खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, इवन हमारी डेथ तक हो सकती है। इस कंडीशन को फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग ख़राब खाना खाने से हो सकती है। खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम उस फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड को प्रिजर्व करने के इस मेथड को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन हम केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट और एडिबल ऑयल जैसे केमिकल की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चेक कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव भी कहा जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये कुछ ऐसे कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जिन्हें हम जैम एंड स्क्वैशेस में डालकर उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट से हम मीट और फिश इन सब को सड़ने से बचा सकते हैं। ये इनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करता है। आंवला, रॉ मैंगोज़ मतलब कच्चे आम, इमली, इन सब में नमक डालकर हम उन्हें सड़ने से बचा सकते हैं। जैम्स, जेलीज़ और स्क्वैशेस को हम शुगर से प्रिजर्व कर सकते हैं। ये शुगर मॉइस्चर के कंटेंट को कम कर देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और फूड ख़राब नहीं होता। ऑयल एंड विनेगर का यूज़ करके हम अचार को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि घर में आपकी मम्मी दूध को फ्रिज में रखने से पहले उसे अच्छी तरह से बॉईल करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉइलिंग से भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। इसी तरह फ्रिज में रखे हुए वेजिटेबल्स, फ्रूट ये बहुत दिन तक ख़राब नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि लो टेम्परेचर पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि पैकेट वाला दूध जल्दी ख़राब नहीं होता, ये पास्चराइज होता है। पास्चराइज मिल्क को बॉईल किए बिना ही कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिल्क को पहले 15 से 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है और फिर उसे तुरंत ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। ये करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस की खोज लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने क्लास 6th और 7th में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पल्सेस, पी, बीन्स इन सब में नाइट्रोजन फिक्स करता है। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है। इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिजम्स को प्रॉफिट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट के केस में लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वहीं राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। ऐसा नाइट्रोजन साइकिल की वजह से पॉसिबल है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स इन सभी का पार्ट है। पर प्लांट एंड एनिमल डायरेक्टली इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं
और उसे यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्लांट अपनी रूट्स की मदद से इन नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन की वजह से प्लांट में प्रोटीन, क्लोरोफिल, अदर कंपाउंड बन पाते हैं जो एनिमल्स और हम ह्यूमन जब इन प्लांट को कंज्यूम करते हैं, मतलब इन प्लांट्स को खाते हैं, तो हमें भी नाइट्रोजन मिलता है। जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जो प्लांट अगेन यूज़ कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजनस वेस्ट को डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे वो फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इन सब की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।